रीनीट का फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आप लोगों ने आंसर की तो देख लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार उसके सॉल्यूशंस को फोकस करते हैं कि बेसिकली बनता कैसे है। तो सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं कि हमारे पास एक वोल्टेज है बेसिकली 220 साइन 2 इंटू 10⁻³ टी वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस एलसीआर सर्किट, देन द करंट एम्पलीट्यूड ऑफ द सर्किट। बेसिकली एलसीआर सर्किट होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक इंडक्टर कनेक्ट कर देता हूँ। नाउ इंडक्टर के बाद यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ, और ये सब कनेक्ट होगा एक एसी सोर्स से, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज गिवन है वो एसी सोर्सेज का वोल्टेज है। तो ये हो गया एसी सोर्सेज का वोल्टेज कितना V। इसके अक्रॉस टोटल जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया V वोल्ट हो गया। और बेसिकली V की वैल्यू कितना गिवन है गाइस, तो V की वैल्यू गिवन है 220, देर इज अ साइन 2 इंटू 10⁻³ टाइम्स ऑफ t। ये टोटल हमारे पास V पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। ये हो गया इंडक्टर, ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया रेसिस्टेंस। यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है। परफेक्ट। अब ये एलसीआर सर्किट है और सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि जो इंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, कैपेसिटर रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, और रेसिस्टेंस का ऑब्वियसली रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। तो टोटल जो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उसको इम्पीडेंस कहते हैं, और इम्पीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जेड इक्वल टू जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया होगा R² प्लस ऑफ इन ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। तो अब हमें ये बात भी समझ में आ गई कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक्स एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स एल की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ओमेगा इंटू एल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि एल है वो इंडक्टर है, और इंडक्टर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 10 हेनरी गिवन है। तो यहाँ से मुझे ओमेगा भी चाहिए और इंडक्टर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो ये जो वोल्टेज गिवन था इस वोल्टेज का कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड कितना होता है V इक्वल टू V नॉट, देर इज नथिंग साइन ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि V नॉट की जो वैल्यू बन रही है वो 220 वोल्ट बन रही है। ठीक है, ये हो गया 220 वोल्ट, और जो ओमेगा है बेसिकली 2 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बनी। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 2 इंटू 10⁻³ इंटू इंडक्टर की वैल्यू जैसा कि मैंने अभी बताया 10। तो 10 हेनरी है, तो हेनरी बेसिकली उसकी यूनिट होती है, लेकिन मिली हेनरी है। तो मिली को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 10⁻³ बन जाएगा -3। ठीक है ना। तो ये प्लस और माइनस आपस में हो गया कैंसिल, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया आ गया 20। तो बेसिकली एस एल की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, ये हमारे पास एक मिल गया। दूसरा, अब मैं एक्स सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स सी, एक्स सी होता है गाइज 1/ओमेगा इंटू सी। अब फिर से वही कैलकुलेशन 1 और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस। तो हमारे न्यूमेरिकल्स में देखोगे तो ध्यान से, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 25 और माइक्रोफैरेड है। तो माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 है माइक्रोफैरेड। ठीक है ना, तो फैरेड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो 10⁻+3 है और 10⁻−3, तो भी यहाँ पे -3 आपको रिमेनिंग बचेगा। इसको ऊपर की तरफ यहाँ से न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 50 बन जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 25, राइट ना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया 20। अगेन आप देख सकते हैं, तो एक्स सी की जो वैल्यू बन रही है वो भी अल्टीमेटली कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि जो एक्स एल की वैल्यू है वो एक्स सी की वैल्यू के बराबर आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन पे तुम देखोगे एक्सएल माइनस एक्स सी है, इसका मतलब उसका डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा। तो जो जेड की वैल्यू बन जाएगी बेसिकली वो किसके बराबर हो जाएगी, आर की, क्योंकि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर भी आर का है। अब मुझे करंट निकालना है, तो करंट आई इक्वल टू हो जाएगा V नॉट बाई जेड, बेसिकली ये होता है हमारे पास।
और वी नॉट की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे कंपेयर करके निकाला था, तो मुझे ये वैल्यू टोटल वी नॉट की मिली थी, राइट। तो ये हो जाएगा 220 अपॉन, और जेड की वैल्यू तो बेसिकली आर के बराबर होगा, और आर हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे, आर की वैल्यू 100 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। नाउ इसको सॉल्व कर दो, 2.2, सो द करेक्ट आंसर इज 2.2 एम्पियर, जो कि ये वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है। सो इस हिसाब से हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल in an ideal gas A of half that of another ideal gas B। बेसिकली दो गैस हैं ए, दोनों आइडियल हैं, आइडियल गैस हैं दोनों, आइडियल गैस है, एक ए है और दूसरी वाली गैस जो है वो है बी, ठीक है। तो ए का जो मीन फ्री पाथ है बेसिकली उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा, और दूसरे का जो मेन फ्री पाथ है वो, जो ए का मेन फ्री पाथ है वो जो बी का मेन फ्री पाथ है उसका हाफ है। बेसिकली स्टेटमेंट तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि हाफ ऑफ दैट अनदर आइडियल गैस ऑफ बी, ठीक है ना। तो हमारे पास एक तो स्टेटमेंट से कंक्लूजन ये बन रहा है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में हमारे पास है कि डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल, ए जो गैस है इसके मॉलिक्यूल का जो स्फेरिकल डायमीटर है दैट इज डी ए, दूसरे वाले गैस के डायमीटर से ट्वाइस है, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ डी बी है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी निकल गया। और अब मुझे जो निकालना है कि इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस ए एंड बी आर एन ए और एन बी रिस्पेक्टिवली देन द करेक्ट ऑप्शन, तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना, परफेक्ट। तो सबसे पहले तो मीन फ्री पाथ का बेसिकली जो फॉर्मूला होगा, ये केटीजी का प्रॉब्लम है बेसिकली, तो जो मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई और डी स्क्वायर इंटू एन, ये आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया होगा जब भी मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन कराया गया होगा, परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है उस पूरे कैलकुलेशन में जो 2 पाई है वो तो हो गया कांस्टेंट, बेसिकली लैम्डा की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/डी स्क्वायर इंटू एन, परफेक्ट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। अब इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, लैम्डा ए अपॉन ऑफ लैम्डा बी हो जाएगा और इक्वल टू, देखो ये रेसिप्रोकल पे हो जाएगा, तो डी बी अपॉन में डी ए और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इनटू एन बी अपॉन में एन ए, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इक्वेशंस के हिसाब से देखें तो अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन से लेमडा ए अपॉन लेमडा बी की वैल्यू निकालता हूँ तो 1/2 बनेगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू, और डी बी अपॉन डी ए की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 1/2 बेसिकली, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इनटू, और ये बन जाएगा मेरे पास एन बी अपॉन में एन इंटू ए, डन। गाइज यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो एन ए अपॉन में एन बी की जो वैल्यू मिल जाएगी 1/2 बनेगी, परफेक्ट। और अल्टीमेटली एन इंटू ए की जो वैल्यू बन जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ एन इंटू बी बन जाएगा। तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो ये बनेगा, ठीक है। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, तो हमारे पास सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो। थर्ड नंबर क्वेश्चंस में हमें क्या बता रहा है कि सिलेंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। If the cork is depressed slightly and released, it oscillates harmonically with time period t. If the same cork floats in another liquid of density ρ2, then the similar oscillations has time period 2t, वैल्यू ऑफ ρt by ρ1। बेसिकली इसका डायग्राम समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये हमारे पास एक कंटेनर है, परफेक्ट, इसके अंदर हमने ऐसे लिक्विड को फिल कर रखा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कॉर्क रख दिया, ये हो गया। अब मैं इसको ना सिंपली क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा डिप्रेस कर देता हूँ, तो ये मेन पॉइंट के अबाउट, इस मेन पॉइंट के अबाउट ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन इस तरीके से वाइब्रेशन करेगा। और ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी हमने ρ1 कंसिडर कर लिया। इनफैक्ट मास का डेंसिटी भी कांस्टेंट है और इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो और इसका
मास भी कांस्टेंट होगा, राइट ना, एवरीथिंग कांस्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही है। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि अब हमने वॉल्यूम, आई एम सॉरी, हमने यहाँ से जो है चेंज कर दिया, लिक्विड चेंज कर दिया। ये देखो यहाँ पे, ये लिक्विड को हमने चेंज कर दिया, लिक्विड चेंज कर दिया। अभी भी ऑब्जेक्ट वही है, बस हमने हल्का सा डिप्रेस किया। अब इसका डेंसिटी हमने रख दिया रो2, और अभी भी ये मीन पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग तो ये समझ लेते हैं कि बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर डिप्रेस करके छोड़ते हैं और वो SHM फॉलो करता है, उस केस में जो टाइम पीरियड t की वैल्यू निकलता है 2 पाई रूट ऑफ देर इज अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में रो a इंटू जी होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मास कांस्टेंट होगा, एरिया और जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और रो जो होता है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। सो बेसिकली टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी बन जाता है। ये हमारे पास एक कंक्लूजन बन गया। शायद आपको भी ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब क्या करना है, मुझे रेशियो निकाल लेना है T1 अपॉन ऑफ T2 इक्वल टू, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में रो2 अपॉन ऑफ रो1। ठीक है, अब देखो T1 की वैल्यू, अब इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो पहली बार जहां ऑसिलेट कर रहा था वो टाइम पीरियड T1 हो गया, तो देयर इज अ T, और जो दूसरी फ्लूइड में ऑसिलेट कर रहा था वो हो गया T2, तो ये हो जाएगा 2T, और इक्वल टू ये हो जाएगा रो2 अपॉन ऑफ रो1 ऑफ स्क्वायर रूट। डन गाइज, यहाँ से कैंसिल, इसको जब आप सॉल्व करोगे सो रो2 अपॉन ऑफ रो1 इक्वल टू देयर इज अ 1/4, ये हमारे पास एक आंसर मिलेगा। डन, तो अगर मैं ऑप्शंस को फॉलो करूं तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ स्प्रिंग मास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन। सपोज कर लो कि हमारे पास एक इस तरीके से एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक मास कनेक्टेड है। डन, तो मैं इसको ना कहीं एक इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख दे देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए। उसके बाद द मास ऑफ पार्टिकल इज m, पर्टिकुलरली इसका मास जो है वो m है। उसके बाद है कि एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है बेसिकली k है। At a given instant of time, at a given instant, the extension of spring is x meter and the speed of the particle is v. On the xv plane, if the graph of v as a function of x is a circle, मतलब x और v के बीच का जो ग्राफ है वो पर्टिकुलर एक सर्कल है, देन द करेक्ट ऑप्शन, तो हमें करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये पार्टिकल अभी रेस्ट में है और ये इसकी मीन पोजीशन है। परफेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने इसे एक्सटेंड किया, यहाँ तक एक्सटेंड किया, तो पार्टिकल अब यहाँ पे आ गया ये पोजीशन पे। ठीक है ना, और अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है टोटल x हो गया। परफेक्ट, तो x पोजीशन पे जैसे ही कोई पार्टिकल आता है उस केस में जो वेलोसिटी होती है v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। डन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर के बराबर। गाइज, इसको मुझे और सिंप्लीफाई करना, क्योंकि मुझे x और v के फॉर्म में ही केवल फंक्शन चाहिए, क्योंकि इसका ग्राफ जो बन रहा है वो x और v के रिस्पेक्ट में बन रहा है। परफेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ जो है डिवाइड कर देता हूँ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, और यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से। डन, देखो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 1, और पर्टिकुलर ये बनेगा। अब ये जो इक्वेशंस है ये पूरी की पूरी इक्वेशंस को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये पूरा का पूरा माइनस है तो इधर आए प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू बन गया 1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन एक SHM है, सॉरी इलिप्स है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलिप्स को। ठीक है ना, ये हमारे पास एक कंडीशन है इलिप्स, आई एम सॉरी, ठीक है, इलिप्स। सो अब अगर इसे सर्कल होना है तो ये दोनों जो रेडियस है ये दोनों को दोनों रेडियस सेम होना चाहिए,
इसका मतलब है कि ओमेगा इंटू ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए के बराबर, क्योंकि स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से गाइज आपको मिल जाएगा ओमेगा इक्वल टू 1। अब अगर ओमेगा इक्वल टू 1 आ गया तो हमें पता है ना कि देर इज ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ के टाइम्स ऑफ एम होता है। परफेक्ट। और यहाँ से मैं सॉल्व करने के बाद के इक्वल टू एम मुझे मिल जाएगा। डन। अब आप देखेंगे ऑप्शंस में तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।